नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 11 अगस्त के तीनों शिफ्टों का एग्जामिनेशन क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। और आप सभी लोग अपने अपने आगे का शिफ्टों के बारे में जानना चाहेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आने वाली अपकमिंग शिफ्टों में जिनका भी एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस बैन है, तो यहां पर मैं कुछ ऐसे टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में 100% देखने को मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 7x² - 28x + 21 = 0 के लिए मूलों का योगफल। तो कल देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें लगभग 100 ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन से मिले थे। मैंने उन सारे प्रश्नों को एक जगह पर कंपाइल कर कर, ठीक है, सारे क्वेश्चन को नहीं, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके कल मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का एक वीडियो लाया था। जो नहीं देखे तो वो जाकर देखिए, उसी से आपके एग्जामिनेशन में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्या कह रखा है 7x² - 28x + 21 के लिए मूलों का योगफल। तो आपको पता है इसके दो रूट से होते हैं, अल्फा और बीटा, और आपको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा इसके मूलों का योगफल होता है जिसका वैल्यू होता है -b/a। b होता है x का कोफिशिएंट और a होता है x² का कोफिशिएंट। माइनस x का कोफिशिएंट क्या है सर, तो -28, तो -28 डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट a कहलाता है जो कि यहाँ पर दे रखा है 7, तो -28 मतलब हो गया 28 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 इस 28 को काटेगा 4 बार में। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और ये सारे के सारे 2025 में ही पूछे गए। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4 और 6 प्राप्त होते तथा अंतिम भाजक 29 है। आपको पता होगा भागफल विधि द्वारा विभाजन एचसीएफ कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है उसको फिर से ये वाले डिवीजर को यहाँ पर लिख के फिर से डिवाइड करते, फिर यहाँ पर आता है रिमाइंडर, फिर इसको लिखकर फिर से यहाँ पर क्या करते, डिवाइड करते। तो यहाँ पर क्या रखा है, टोटल कितने भाजक आ रहे हैं 1, 4, 6, मतलब एक, मतलब भागफल टोटल कितने आ रहे हैं 4 और 6। इसका अंतिम भाजक मतलब लास्ट में लगाने वाला नंबर है 29, मतलब इसका अंतिम भाजक 29 है। अब एक बात समझिएगा जो आप लोगों को पहले से पता होगा, देखिए अगर अंतिम भाजक 29 है मतलब उसका रिमाइंडर कितना आता होगा 0, तो यहाँ पर वो नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर होगा भाजक गुना भागफल। तो अंतिम भाजक है 29 और अंतिम भागफल है 6, तो 29 गुना 6, 29 गुना 6 होता है 174, मतलब यहाँ पर आएगा 174। एक एग्जाम्पल देखिए आपको देना चाहेंगे, अगर मान लेते हैं हम 13 से 3 को डिवाइड किए तो 3 चौक 12 लिखते हैं, तो 3 में से 2 गया 1। अब ये जो डिवीजर था वो यहाँ पर फिर से क्या होता है, ये यहाँ का डिवाइडेड बन जाता है, मतलब ये जो 174 है यानी उसके पहले वाले स्टेप में उसी से हम उस नंबर को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर हमको कैसे मिलेगा, तो इसको इससे गुना करते और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, तो इसको इससे गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 174 गुना 4 + 29, हाँ या ना, तो आइए गुना कर लेते हैं। तो 174 गुना 4 696, 696 में 29 जोड़ेंगे, तो 696 में अगर हम 29 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 725, मतलब ये वाला नंबर पता चल गया 725। मतलब ये जो डिवाइडेंड है वो पहले क्या होगा, डिवीजर होगा, वो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, डिवीजर। अब ये पता चल गया डिवीजर, ये हो गया क्वोशेंट और ये इसका हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिवाइडेंड क्या होगा, तो डिवीजर इंटू क्वोशेंट, मतलब 725 इंटू 1 + 174, तो 725 सॉरी 174
74। 725 एक के साथ गुना होगा 725, और 725 में 174 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 899। कह रखा है दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालिए जिसका महत्तम समावर्तक निकाला जा रहा है। तो वो दोनों संख्याएं क्या है, तो वो दोनों संख्याएं आप देख सकते, एक है 725 और एक है 899। मतलब इस 725 और 899 का क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम। अब एक बात समझिएगा सर, ये 725 एक ओड नंबर, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 3 ओड नंबर है, एक इवन नंबर है। 725 ओड नंबर, 899 ओड नंबर। दो ओड नंबर का एलसीएम भी क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इवन नंबर है नहीं। ठीक है, तो मतलब इसका, अब देखिए एक्चुअली में 725 और 899 का एलसीएम निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे कि 725 भी ओड नंबर है, 899 भी ओड नंबर है, तो इस दोनों का एलसीएम भी एक ओड नंबर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, अपकमिंग शिफ्टों में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए एक पाइप है जो एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, एक दूसरा पाइप बी है जो इस टंकी को 14 घंटे में खाली करता है। तो 14 और 12 का एलसीएम हो जाएगा सर 84। तो समझिए ए 12 घंटे में 84 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 7, बी 14 घंटे में 84 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 6, लेकिन ये टंकी को खाली कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी -6 कर रखा है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो 7 में से 6 गया 1, मतलब दोनों को साथ में खोलेंगे तो वो कितना काम करेगा, 1 यूनिट। टोटल काम है 84, उस 84 काम को 1 यूनिट से करेंगे तो समय कितना लगेगा, 84/1, मतलब 84 दिन में, सॉरी यहाँ घंटा है तो 84 घंटा में वो कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए जरूर देखिएगा। उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर होगा अगर वर्तमान जनसंख्या इतना है और प्रति वर्ष इतना का वृद्धि हुआ। अच्छा एक बात समझ लीजिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 वर्ष पहले जनसंख्या x था, अब उस पर मान लेते हैं कि उस पर 25% का वृद्धि हुआ, तो 25% का वृद्धि हुआ मतलब 125%, 125% मतलब 5/4। अब मान लेते हैं कि वो जनसंख्या हो गया 100। तो ये देखिए x का मान निकालना है, मतलब ये x क्या है, पहले की जनसंख्या। तो पहले की जनसंख्या निकालने के लिए 5/4 इक्वल के उधर जाके क्या बन रहा है 4/5। अगर 2 साल बोलेगा तो 4/5 का स्क्वायर, 3 साल बोलेगा तो वही 4/5 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ये बात अगर आपको समझ में आएगी तो इसी का हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, यूज करने वाले। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या थी, सॉरी यहाँ पे क्या रखा है, वर्तमान जनसंख्या इनका 1,40,000 है, वर्तमान जनसंख्या इनका 1,40,000 है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना होगा, तभी जस्ट बताए सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4, लेकिन वृद्धि हुआ तो वृद्धि होके हो जाएगा 5/4। लेकिन ये x में जोड़ेंगे तो ये तो वर्तमान है, तो वर्तमान से अगर पहले जाएंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा 4/5। क्यों करना पड़ेगा, इक्वल के उधर जाके क्या होगा 4 ऊपर 5 नीचे। ये तो 1 साल का पहले गए, तो 2 साल का जनसंख्या निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे माइनस। अब देखिए 2 वर्ष की जनसंख्या ज्यादा होगा कि 3 वर्ष का, तो 2 वर्ष का क्योंकि हर साल बढ़ रहा है, तो 3 साल पहले मान लीजिए 150 होगा तो उसके अगले साल बढ़कर 170 हो गया होगा, 180 हो गया होगा, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो मतलब 3 साल पहले की जनसंख्या क्या होगा, तो 1,40,000 का 4/5 का होल क्यूब। अगर आप दोनों को अच्छे से देखिएगा तो 1,40,000 तो दोनों में कॉमन है, साथ ही साथ 4/5 का स्क्वायर और यहाँ 4/5 का स्क्वायर भी कॉमन है, जो कि होगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 1 माइनस इधर हो गया 4/5। हाँ या ना, 1,40,000, 1,40,000 गुना यहाँ तो हो गया 16/25, 1 माइनस 4/5 होता है 1/5। हाँ या ना। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होगा कि यहाँ देखिए 25 पंचे 125, ये 125 इज 1000 को, क्योंकि 1000 को 1,40,000 को लिख सकते 140 गुना 1000, तो इसको काटेगा 8 बार में। हाँ या ना। अब देखिए 16 8 आपको पता है 128, 128 गुना 140। हाँ या ना, जीरो तो होबे करेगा सर। अब देखिए 8 चौक 32,
यूनिट डिजिट मतलब जीरो के बाद जो सेकंड डिजिट होगा उसका यूनिट डिजिट उस डिजिट पे 2 होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप गुना भी कर सकते हैं, 128 गुना 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का 60% 15 के 1/15 से कितना अधिक है। तो देखिए 40 है, 40 का 60% कितना होगा, तो 40 का 60% मतलब 40 गुना 60/100। ये जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो 6 गुना 4 कितना हो गया 24। 15 का 1/5 कितना होगा, तो का मतलब गुना, तो 1/5 मतलब 3। तो इधर हो गया 24, इधर हो गया 3। कितना अधिक है सर, तो 21 अधिक है। प्रतिशत तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयता पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, पार्क का परिमाप दे रखा है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए एक आयताकार पार्क की लंबाई होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये परिमाप यहाँ पर दे रखा है 264। लंबाई 3 यूनिट है, चौड़ाई 8 यूनिट, तो 8 + 3 11, 11 मतलब 2 गुना 11 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 264। तो 11 दूनी 22, इसको काटेगा 22 से कम 22, 4 22 दूनी 42, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 12। आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई कितना है सर 3 यूनिट और चौड़ाई है 8 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3 गुना 12, ये तो लंबाई हो गया, और चौड़ाई 8 यूनिट है तो 8 गुना 12। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब इस सबको आपस में गुना करेंगे, मतलब 3 गुना 8 गुना 12 गुना 12 आया ना। तो देखिए 8 या 24 यूनिट डिजिट पे 4। ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए ये 12 12 और 8 या 24 मतलब 12 गुना 2, 12 का स्क्वायर होता है, सॉरी 112 का क्यूब। यहाँ पर अगर 24 को देख रहे हैं ना, तो इस 24 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 12, इस 24 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 12। यहाँ देखिए 12 12 12, तो 12 का क्यूब होता है 17 28, और 17 28 में 2 से गुना करेंगे क्योंकि ये 2 आ रहा है, तो 34 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे यूनिट डिजिट पे भी हम लोग बात करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी ने 56,000 में एक वाटर कूलर खरीदा, वह इसके अंकित मूल्य पर 81% की छूट देता है, फिर भी उसको 71% का लाभ होता है। तो वाटर कूलर का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको एक बात पता होगी, ठीक है, कि एक बात आपको पता होगा कि CP/MP ये एक फॉर्मूला होता है सर, और हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप 5 स्टार 10 स्टार क्वेश्चन जो बोलना है बोल दीजिए, हर एक एग्जामिनेशन में अगर इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हाँ या ना। देखिए CP यहाँ पर 100 - डिस्काउंट बटे 100+% प्रॉफिट, CP यहाँ पर दे रखा है 56,000। MP को हम X लिख लेते हैं, डिस्काउंट मतलब 100 पर 81% का छूट दिया, तो लिया कितना, तो 100 - 81 मतलब 19%। 71% का लाभ हुआ, तो 100 पर 71 का लाभ मतलब हुआ कितना 171। ये 19 का टेबल में 171 9 बार में, तो ये 9 56,000 की तरफ जाके क्या हो जाएगा गुना, तो 56,000 गुना 9 ही हो जाएगा X, और 56,000 को 9 से गुना करेंगे तो 0 0 0, 9 चौक 56 का 4, 9 छक 54 का 4, बाकी 5, 9 पंचे 45, 5 50 मतलब 50 मतलब 5,04,000। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 व्यक्ति की औसत आयु 52 वर्ष है, दूसरे समूह में 6 लोग हैं जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है। तो जब दोनों समूह को मिला दिया जाए तो सभी व्यक्ति की औसत आयु आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु 52 है, तो उनका सम कितना होगा, तो 4 गुना 52 मतलब कितना हो जाएगा 108। अब क्या रखा दूसरा समूह है जिसमें 6 लोगों की औसत आयु 58 है, तो सम कितना होगा, तो 6 गुना 58, 6 गुना 58, 8 6 48 का 8, बाकी 4, 6 पंचे 30, 4 34, दोनों का सम करेंगे तो 8 8 16, 4 1 5, 3 और 1, सॉरी 1 मिनट, 8 6 48 का 8, बाकी 4 6 पंचे 30, 4 34, सॉरी 52 गुना 4 208, 52 गुना 4 208, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो गया 10 व्यक्ति की आयु का योग पूछ रहा औसत। तो औसत निकालने के लिए इस योग में 10 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 556 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 55.6 वर्ष निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है A + B बराबर 46, A - B का होल स्क्वायर बराबर 612। तो A और B का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, A और B का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर कि A + B का होल स्क्वायर ये बराबर होता है सर A - B का होल स्क्वायर
प्लस 4ab प्लस 4ab। अब समझिए a प्लस बी कितना है सर 46, तो 46 का स्क्वायर करेंगे तो 46 का स्क्वायर पता है 4 कम है तो 16, 25 में 4 कम कर देंगे तो 21 16, मतलब 46 का स्क्वायर हो गया 21 16। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही वैल्यू यहाँ पर टोटल 612 है, तो इक्वल की उधर जाएगा तो माइनस 612 इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी। तो 2116 में ये घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 21 में से 6 गया तो 15, 15 0 4 बराबर 4 ए बी। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या होगा, ये 4 इसको डिवाइड करेगा तो 4 तिया 12, 3 7 चौक 28, 2 2 6 चौक 24, मतलब उस दोनों का प्रोडक्ट 376 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाइए, आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाने का चांसेस डेफिनेटली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 9 और 4 का चतुर्थानुपाती ए और 12 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो 3/9 इज इक्वल टू, मान लेते इसका चतुर्थानुपाती x है तो 4/x, ये 3 तिया 9 तो 1/3 बराबर 4/x, तो x बराबर 12। तो कह रखा है ए और 12 का तृतीयानुपाती 12 है, मतलब ए कोलोन 12 कोलोन कोलोन 12 कोलोन 12, ये तृतीयानुपाती हो गया। तो यहाँ से a/12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/12, 12 से 12 कटा, a/12 बराबर 1, तो a बराबर 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या कह रखा है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सर। कह रखा है एक आयत की लंबाई है, ठीक है, 3 कंडीशन क्रिएट किया है, ठीक है। पहले समझिए आयत की लंबाई l था, चौड़ाई b था। अब कह रखा है ना आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी गई, मतलब हो गया l + 6, और चौड़ाई 5 मीटर घटा दिया, मतलब अब नया वृत्त हो गया b - 5। तो कह रखा है एरिया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, मतलब पहले का एरिया क्या था सर LB, मतलब उस LB में क्या हो गया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। कब, जब इस दोनों का प्रोडक्ट लिए, तो यहीं पे ले लेते, हाँ या ना। तो L इंटू बी तो LB ही होगा सर, प्लस L इंटू -5 तो यहाँ हो जाएगा -5L, 6 इंटू बी तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू बी, 6 इंटू -5 तो -30। तो देखिए LB से LB क्या होगा, कटेगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 6B माइनस LB, ये -30 + 7 के साथ जाएगा, सॉरी 6L, एक मिनट, 6B माइनस 5L, ये -30 इक्वल की इधर +7 के तरफ जाएगा, तो 30 + 7 हो गया 37, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन के बारे में क्या कहानी का रखा है कि अब जो है ना उसकी लंबाई 6 मीटर घटा दी जाती है, 6 मीटर घटा देंगे मतलब L - 6, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा देते हैं, मतलब B हो जाएगा B + 7। तो उसी तरीके से कह रखा है कि पुराना वाला एरिया में 31 का वृद्धि होगा, तो पुराना एरिया LV है उसमें 31 का वृद्धि हुआ, तो यहाँ एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, नया लेंथ L - 6 और ब्रीथ हो गया B + 7। तो इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो LV, अब L इंटू 7 करेंगे तो यहाँ तो 7L होगा, माइनस 6B माइनस 42। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -6B प्लस 7L, ये -42 31 की तरफ जाएगा, LB से तो LB कट गया, तो -42 31 की तरफ जाएगा तो +42, 31 + 42 डायरेक्ट जोड़ के लिख देते 73। तो दूसरा इक्वेशन बन रहा है -6B प्लस 7L इज इक्वल टू 73। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कटा, 7L में से 5L गया तो इधर हो गया 2L, इधर थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं, 7L में से 2L गया, 7L में से 5L गया तो 2L, 73 + 37, तो 73 + 37 हो गया 110, तो 2L बराबर 110, तो यहाँ से L निकल के आया 55, L निकल के आया 55, हाँ या ना। L निकल के आ गया है, ठीक है, L निकल के आ गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे B, तो यहाँ से देखिए -6B है, या यहीं पे कर लेते, इसी इक्वेशन पे बात कर लेते, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू B है, L का वैल्यू 55, तो 55 गुना 5 करेंगे तो 275, ये -275 इक्वल के इधर जाएगा 275 और प्लस 37 तो है ये, तो 275 प्लस 37 यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 5 12, 7 3 10, मतलब 312, तो 6B बराबर 312, तो B बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 1, 6 दूनी 12, तो यहाँ से B पता चल गया 52 और L पता चल गया 55,
हाँ या ना, पूछ रहा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना। तो 55 प्लस 52 हो गया, तो 5 2 7 और 5 5 10। ये तो लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका दोगुना करेंगे तो 107 गुना 2 214, यही इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर तो ये है, तो इसको हम नहीं कर रहे, इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है सर। अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर क्या है, 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोनों में देखिए साइन स्क्वायर ए तो कॉमन है, ये है सर। तो साइन स्क्वायर ए क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और ये रूट टोटल पे है। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन 4 ए, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब नीचे कोस स्क्वायर ए का रूट लेंगे तो हो जाएगा कोस ए, क्योंकि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए नेक्स्ट टर्म होगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए 2 बार तो स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये 3 गुना 3 तो 9 हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग 9 ले लेते। उस दोनों के बदले क्या ले लेते, ये 3 और इस 3 के मतलब 9 हो गया। इनटू 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए तो ये है, ठीक है। और देखिए ये सेक है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, कोस है। इनटू अब ये वाला वैल्यू सॉल्व किए तो यहाँ पर कितना आया, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस है। हाँ या ना। देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए गया, कोस ए से कोस ए गया। 3 गुना 3 कितना हो गया, 9। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को x रुपया में बेचा जाता है, तो इसे इस मूल्य के 25% पे बेचा जाए तो 50% की हानि होगी। x रुपया में बेचने पे प्रतिशत लाभ। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखिए क्या रखा, पहले x रुपया में बेचा गया, अब क्या रखा इस x का 25%। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो मतलब पहले x में बेच रहे, अब कितना में बेच रहे, x/4 में, तो उसको 50% की हानि हुई। तो यहाँ पे लिखते CP और SP। देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, हानि हुआ मतलब 2 का चीज़ 1 हानि पे बेचे तो बेचे कितना पे, 1 यूनिट। मतलब ये 2 CP हो गया और 1 क्या हो गया, SP। और नया SP कितना, x/4, और इसी का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो x/4 बराबर 1, तो यहाँ से x पता चल गया 4। कह रखा x रुपया में बेचते हैं, तो x रुपया में बेचे और x कितना है, 4 यूनिट। तो कह रखा है जब 4 यूनिट में बेच रहे तो उसका लाभ कितना होगा, तो लाभ तो किस पे लेंगे, CP पे। तो यहाँ पे पुराना CP क्या है, 2। मतलब 2 का सामान को कितने पे बेचा सर, 4 पे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। किस पे सर, CP। तो CP तो यहाँ 2 है, तो 2/2 गुना 100। हाँ है ना, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो 100% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं रेलवे के रिगार्डिंग NTPC के सारे क्वेश्चंस को लेकर आता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में क्या हो रहे, पूछे गए। और ये सारे के सारे प्रश्न NTPC 2025 में ही पूछे गए। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कीजिए और अपना एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है NTPC ग्रेजुएट लेवल का पूरा हर सेट में क्वेश्चन सेम था, और उसी टाइप का क्वेश्चन RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट में भी पूछा जा रहा है। देखिए क्या कर रखा है, एक घन के कोर की लंबाइयों का योगफल उस घनाभ के कोर की लंबाइयों की योगफल के बराबर है। तो देखिए घन के कोर की लंबाई का योगफल क्या होगा, तो एक घन में 12 भुजा होता है, तो उसके लंबाई का योगफल हो जाएगा 12 गुना, इसको क्या ले ले, S ले लेते हैं। हाँ या ना, 12 गुना S। अब देखिए घन का आयतन दे रखा है 512, घन का आयतन है 512, तो घन का भुजा क्या होगा, तो बताइए। तो घन का आयतन है 512, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, और इसी का वैल्यू हो गया 512। तो यहाँ से भुजा निकल के आएगा 512 का क्यूब रूट, तो 512 का क्यूब रूट मतलब 8। 512 का क्यूब रूट मतलब 8 हो गया। हाँ या ना, तो उस घन की भुजा हमको क्या हो गया, पता चल रहा। अब क्या रखा है, एक घन की कोर की लंबाइयों का योगफल जो है ना, उस घनाभ के कोर की लंबाइयों के योगफल के बराबर है। तो एक घनाभ में लंबाई के गो होता है सर 4 गो,
चौड़ाई भी 4 गो होता है और ऊंचाई भी क्या होता है 4 गो। तो ये 4 3 7, 7 और 1 8, इस 8 को 4 से गुना करेंगे, इस 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 32 यूनिट। कितना हो गया 32 यूनिट। क्यों? क्योंकि लंबाई भी 4 गो होता है, चौड़ाई भी 4 गो होता है और ऊंचाई भी क्या होता है 4 गो होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये क्वेश्चन ही बोल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। कौन बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है। हाँ, यहाँ तक बात समझ में? उसके बाद कह रखा है इस दोनों का मतलब जो लंबाइयों का योग है वो सेम है। अब देखिए यहाँ से एस निकाल चुके हैं, कितना आया 8, तो 12 गुना 8 बराबर 32 यूनिट। अब देखिए ये 8 इस 32 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे पूछ रहा है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ है सर 4 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो मतलब हो गया लेंथ 4 गुना 3। ब्रीथ है 3 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 3 गुना 3 ये ब्रीथ हो गया। और हाइट है 1 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो ये हो गया हाइट। इसी को गुना करना है। तो देखिए 3 तिया 9, 9 नमा 81, 81 गुना 4 करेंगे तो 324 cm3 इसका वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ने एक बैंक से 3200 रुपये निकाले और उसे 50 रुपया और 100 रुपया मूर्ख वर्ग के कुल 33 नोट मिले। तो मान लेते हैं कि उसको 50 रुपया का एक्स नोट मिला, तो 100 रुपये का कितना नोट मिला होगा? अगर टोटल नोट 33 है उसमें से 50 का एक्स मिला तो 100 रुपये का नोट मिल रहा होगा 33 माइनस एक्स। हाँ या ना? तो यहाँ पे करेंगे 50 गुना एक्स प्लस 100 गुना 33 माइनस एक्स, और इसी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3200। हाँ या ना? तो यहाँ तो हो गया 50x प्लस 33 गुना 100, तो इधर हो गया 3300 माइनस 100x इज इक्वल टू 3200। हाँ या ना? अब समझिए 3200 इक्वल के इधर आएगा तो 3300 में 3200 गया तो 100। अब ये 50x माइनस 100x, तो माइनस 50x इक्वल के उधर गया तो 50x, तो 50x का वैल्यू 100, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 2। x का वैल्यू निकल के आया 2, तो कर रहा है 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो x ही माने, और x का वैल्यू 2 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को धारा की दिशा में 66 किलोमीटर तैरने में 6 घंटा लगता, वह उतनी ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर तैर पाता है। तो देखिए, तो मान लेते हैं उतनी समय में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो मान लेते हैं कि सर नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब समझिए जब धारा की दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब x प्लस वाई। गया कितना किलोमीटर? 66 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो 6 घंटे में। तो 66/6 मतलब 11 km पर आवर, मतलब x प्लस वाई, मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो गया, उस दोनों का योग होगा 11 किलोमीटर पर आवर। कर का धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो गया 42 किलोमीटर, और समय का रखा उतना ही समय में जितना में पहले समय गया, तो 42/6 मतलब 7 km पर आवर। तो यहाँ से x माइनस वाई पता चल गया 7 किलोमीटर पर आवर। का रखा नाव की चाल ही तो x है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 + 7 होगा 18, ये है 2x का वैल्यू, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब नाव की चाल 9। ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्ट तरीका होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से घटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः p सेंटीमीटर और q सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल इतना दे रखा है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो p भुजा वाला का स्क्वायर, उसका एरिया क्या होगा? p स्क्वायर, और q भुजा वाला का एरिया क्या होगा? q स्क्वायर, और इस दोनों का योगफल ही यहाँ पर दे रखा है 317। अब उनके परिमापों का योगफल, तो मतलब एक भुजा p है, एक भुजा एक स्क्वायर है जिसका भुजा p है, और एक स्क्वायर है जिसका भुजा q है। ठीक है, p है और q है, तो इसका भुजाओं का योग मतलब परिमाप क्या होगा? 4p, और दूसरा का वाला का क्या होगा? 4 × q। आपको पता है कि परिमाप होता है वर्ग का 4 गुना भुजा, और दोनों का योगफल यहाँ पर 100 है, तो 4p + 4q बराबर 100, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से p + q निकल के आ गया 25। हाँ या ना? पूछ रहा है गुणनफल, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p + q यहाँ 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625। अब यहाँ पे देखिए p² + q² यहाँ पे 317 है, तो
317 इज इक्वल टू 2 पी क्यू। हाँ या ना। 625 में 317 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 3 गया 3, तो 308 बराबर हो गया 2 पी क्यूब। 308 बराबर हो गया 2 पी क्यूब के, तो यहाँ से पी क्यूब बराबर हो जाएगा 308/2 मतलब 154, मतलब उस दोनों का गुणनफल 154। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 66%, तो मान लेते एक संख्या x है, उसका 66% मतलब 66/100। अन्य संख्या, तो मान लेते अन्य संख्या है y, उसके 5/7 के क्या है बराबर है। हाँ या ना। तो ये 2 से काटेगा 33 बार में, ये 2 से काटा 50 बार में, तो ये y इक्वल की इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, ये 50 5 की तरफ जाके गुना हो गया, तो 50 गुना 5 250, और ये 33 इक्वल के नीचे आके डिवाइड होगा, क्योंकि ये गुना में है, तो 7 गुना 33 मतलब 231, मतलब उस दोनों का अनुपात क्या हो गया 250:231। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है, तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, स्थिर जल में नाव की चाल 12 km पर आवर और धारा की चाल 10 km पर आवर है। एक व्यक्ति 24.2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थित एक स्थान तक नाव से जाता है, फिर वापस आता है। देखिए यहाँ से यहाँ 24.2 किलोमीटर का दूरी है, तो गया धारा की दिशा में, तो आएगा धारा के विपरीत दिशा में, गया जितना उतना ही आएगा। तो समझिए, तो देखिए गया कितना 24.2 किलोमीटर, अगर वो धारा की दिशा में गया तो समय कितना लगेगा, तो धारा की दिशा में जाता है तो दोनों मतलब नाव की चाल और धारा की चाल जुटता, अभी जस्ट ही पहले बताए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे टाइम क्या होगा, टोटल टाइम पूछा जा रहा है, जाने और आने में लगा समय, तो जाने में कितना समय लगेगा, तो देखिए गया 24.2 किलोमीटर, लेकिन किस स्पीड से, तो 12 + 10 मतलब 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो समय लगेगा ये प्लस। आया कितना सर, तो आया भी तो वही 24.2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आने टाइम उसके धारा की दिशा विपरीत है, तो वहाँ पर स्पीड हो जाएगा 12 - 10 मतलब 2, क्योंकि घट जाता है, आपको पता है रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से हो जाएगा 22 एकम 22, 2 22 एकम 22, यहाँ पे काटेंगे प्लस 2 एकम 2 2 2 एकम 2, तो 12.1 + 1.1 आवर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.2 आवर। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये सब वीडियो को लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एनटीपीसी में ही पूछे गए हैं और आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार देखने को मिले हैं। केशव का वेतन 13,000 रुपया प्रति माह व 4,000, तो देखिए एक व्यक्ति है जिसका इनकम है पर मंथ 13,000, उसमें से 4,000 घर के किराए पे, 1,500 बिल पर, तो टोटल कितना खर्च किया, तो 4,000 + 1,500 मतलब 5,500 खर्च किया, मतलब एक्सपेंड किया। तो सेव कितना कर रहा है पर मंथ, तो 13,000 में 5,500 क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 7,500, मतलब वो हर महीना 7,500 बचा रहा है। अब एक कहानी का रखा है कि जिस दिन वो अपना बर्थडे मनाता है जिस महीना, वो अपना पूरा का पूरा मासिक बचत खर्च कर देता है। तो मतलब मान लेते हैं उसका बर्थडे दिसंबर में था, तो वो पूरा का पूरा 1 महीना का खर्चा कर देता है उस बर्थडे को मनाने में, तो वो टोटल पैसा कितना बचाएगा 11 मंथ का बेचा, और 1 महीना में 7,500 बचा रहा है, तो 11 महीना में बचाएगा 7,500 गुना 11, क्योंकि जिस महीना उसका बर्थडे था उस महीना वो किसी तरीके की कोई बचत नहीं करता है, तो 7,500 गुना 11 करेंगे तो 82,500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, ये फॉर्मूला होता है। माध्य यहाँ पर देखिए सर, माध्यिका 78 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 78 माइनस माध्य यहाँ पर 43 है, तो हो जाएगा 2 × 43, और इससे निकलेगा क्या सर, तो इससे निकलेगा बहुलक, इससे निकलेगा क्या सर बहुलक। तो 78 × 3 तो आपको पता है 8 × 24 का 4, बाकी 1 7 21 22 23 माइनस 43 × 2 मतलब 86, यहाँ 14 में से 6 गया 8, 12 में से 8 गया 4 1, तो उन बहुलक जो निकल के आएगा 148। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 25,300 के कुल लाभ को पी क्यू आर के बीच में वितरित किया जाना है। पी क्यू का रेशियो इतना, क्यू आर का रेशियो इतना। तो देखिए यहाँ पे पी और क्यू का पहले रेशियो देखिए, तो कितना है सर 9:7।
अब यहाँ पर देखिए क्यू और आर का रेशियो 3:12, जो एक दूसरे को काटेगा 1:4 बार में। देखिए ये इसको काटेगा 1 और ये इसको काटेगा 4 बार में, क्योंकि 3:12 आपस में क्या हो जाएगा, कटेगा। कितने बार में कटेगा सर, तो 1:4। तो यहाँ से क्यू और आर का रेशियो क्या बनेगा, तो 1:4। अब देखिए यहाँ पर क्यू 7 है, यहाँ पे क्यू 1 है, तो सेम बनाएंगे, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू आर का रेशियो होगा 9:2, ये तो 7 ही हो जाएगा, और यहाँ हो गया 7 × 4 मतलब 28। अब देखिए इस तीनों का टोटल लाभ ये है, ठीक है। तो क्यू का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्यू का हिस्सा। अब देखिए तो क्यू का हिस्सा कितना यूनिट है सर, 28 यूनिट। कितना यूनिट है, 28 यूनिट। देखिए 28, अगर कहिएगा कुछ नहीं निकालना है तो यहाँ पे आर का हिस्सा पूछ रहा है, तो आर कितना यूनिट है, 28। 28 से वही नंबर लगेगा जो 7 और 4 दोनों से लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका लास्ट डिजिट 50 है, 50 4 से लगेगा नहीं, ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। बचा ये दोनों में देखिए 7 से कौन लग रहा है, ये 7 से लगेगा, 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, ठीक है, नहीं लगेगा, ठीक है, ये लगेगा नहीं, ये 7 से नहीं लगेगा, तो बचा ये। तो ये लगाते हैं तो 7 दूनी 14, 2 7 21, मतलब ये लगेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तरीका क्या है, तो 9 7 16, 16 16 और 28, तो 28 6 34, 1 मिनट, 9 7 16, 16 8 24, 24 20 44, 44 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 25,300, हाँ या ना। तो ये देखिए 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, 3 11 तिया 33, 23 × 100, यहाँ 4 बच रहा है, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, मतलब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 23 × 25। आपसे पूछा जा रहा है 28 यूनिट का वैल्यू, तो कुछ नहीं करेंगे, 23 × 25 × 28 यूनिट मतलब आर का हिस्सा, तो उसको 28 से गुना करेंगे, तो भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत अंक इतना, शेष विद्यार्थियों का औसत अंक इतना, तो पूरी कक्षा का औसत अंक। तो देखिए 12 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है सर, 70, तो सम कितना होगा, 12 × 70। तो बचा कितना विद्यार्थी, 30 में से 12 का दे रखा है, तो बचा 18। अब 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 62, तो सम कितना हो गया, 18 × 62, ये हो गया पूरे के पूरे क्लास का औसत। डिवाइड करना 30 विद्यार्थी से, तो डिवाइडेड बाय 30, तो ये 3 इस 12 को 4 बार में, ये 3 इस 18 को 6 बार में, तो 4 × 70, 7 चौक 28 280, प्लस 6 × 62, तो 6 दूनी 12, छगा का 36 और 1 37, मतलब 372/10, जोड़ेंगे 2 8 7 15, 3 2 5 और 1 6, मतलब 652/10, औसत हो जाएगा 65.2। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो ये आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में भी जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 पुस्तक का एसपी 36 पुस्तक के सीपी के बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ से देख सकते हैं सीपी हो जाएगा 30 और एसपी हो जाएगा 36, मतलब 30 का सामान को कितने पे बेचे सर, 36 पे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का। 6 का प्रॉफिट हो रहा है सर कितने पर, 30 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना। ये 6 इस 30 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में। यहाँ पर देखिए 30 का सामान 36, मतलब बढ़ा के बेचे, मतलब 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। तो देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए कल ही एल्जेब्रा करने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के सारे प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में चला था, उसमें जितने भी टाइप के क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को कंपाइल करके कल ही एक वीडियो जारी किया हूं। उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपके एग्जामिनेशन में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे, तो उसे अच्छे से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिए, डाल दिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।